हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट किया था। गैसियस एक्सचेंज चैप्टर का आज हमारा 4th टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ख़राबियों को, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस की बीमारियां जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। इंसानों में मुख्तलिफ तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, यानी जो लोग हैं हर लोगों में डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इनकी जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज़्यादा क्यों है? इसकी मेन रीज़न जो है वो पॉल्यूटेंट है कि पाकिस्तान की जो एयर है वो पॉल्यूटेंट है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो ज़्यादातर सांस की बीमारियां पैदा होती हैं। पर एयर पोल्यूशन जो है वो हमारे सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही नहीं है बल्कि रूरल एरियाज़ में भी मौजूद है। अर्बन एरियाज़ कहते हैं शहरी इलाकों को और रूरल कहते हैं देहाती को। तो जो पोल्यूशन है वो शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि अब जो है वो देहातों तक भी पहुंच चुकी है। ओके, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड है। यहाँ पे हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स हैं जो जनरल हैं वो हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज अ ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स क्या है? ब्रोंकाइट्स इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाइट्स जो है वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन को कहते हैं। इन्फ्लामेशन कहते हैं सोजिश को, और ब्रोंकाई कहते हैं नाली, यानी जब ट्रेकिया लंग्स के करीब पहुंचता है तो ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दो ट्यूब्स में जो डिवाइड होता है वो ट्यूब्स ब्रोंकाई कहलाती हैं जो लंग्स में इंटर होती हैं। ठीक है, उनकी स्वेलिंग हो जाती है। उनकी स्वेलिंग होने की वजह से उनकी वॉल से म्यूकस ज़्यादा अमाउंट में सेक्रीट होता है। जब म्यूकस ज़्यादा अमाउंट में सेक्रीट होगा तो वहाँ पे वो वॉल की स्वेलिंग काज करता है। ट्यूब्स की वॉल जो है वो स्वेल कर जाती हैं और ट्यूब्स की वॉल स्वेल होने की वजह से एयर को गुजरने के लिए वहाँ से रास्ता नहीं मिलता या बहुत कम रास्ता मिलता है, जिसकी वजह से पेन फील होती है। इट इज़ काज बाय वायरसेस। ये होता क्यों है? ब्रोंकाइटिस की वजूहत की वजह से होता है, वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या एक्सपोजर टू द केमिकल इरिटेंट। केमिकल इरिटेंट क्या होते हैं? वो ऐसे केमिकल्स जो कि एलर्जी काज करते हैं, जैसे कि तंबाकू स्मोक, तंबाकू का जो धुआं है वो एलर्जी काज करता है। यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए ब्रोंकाइटिस को दिखाया गया है कि यहाँ पे आप देखें ये हेल्दी ब्रोंकाई है और ये जो है वो अनहेल्दी है। ठीक है, जहाँ पे ब्रोंकाइट्स हो गई हैं ये ब्रोंकाई है हमारी हेल्दी। इसकी देखें ये जो है वो आपको ये इसकी वॉल नज़र आ रही है और ये जो येलो एरिया है यहाँ पे ये म्यूकस है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में देखें, और यहाँ पे ये जो वॉल है ये देखें स्वेल हो गई है। स्वेल होने के बाद ये इस शेप में आ गई है और ये येलो कलर का लिक्विड आपको लार्ज अमाउंट में नज़र आ रहा है, ये म्यूकस है जो कि फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जूम करके दिखाया हुआ है, ये हेल्दी ब्रोंकाई है और ये जो है वो इन्फेक्टेड ब्रोंकाई है। इसी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइट्स क्यों लिखा हुआ है? शदीद किस्म की जब स्वेलिंग हो जाती है तो इसको क्रोनिक ब्रोंकाइट्स कहते हैं। ब्रोंकाई की दो टाइप्स हैं। ठीक है, ब्रोंकाइट्स जो हैं, ब्रोंकाइट्स की जो बीमारी है उसकी दो टाइप्स हैं। एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइट्स और दूसरी होती है क्रोनिक ब्रोंकाइट्स। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइट्स, एक्यूट ब्रोंकाइट्स एंड क्रोनिक ब्रोंकाइट्स। अब एक्यूट ब्रोंकाइट्स क्या है? इट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। यानी जो एक्यूट ब्रोंकाइट्स होती हैं ये ज़्यादातर 2 हफ्ते तक रहती हैं। पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है और रिकवर करने के बाद इंसानी जिस्म के अंदर कोई जो है वो डैमेज नहीं रहता। ऐसा डैमेज नहीं होता जो कि परमानेंट हो, हमेशा रहने वाला कोई डैमेज नहीं होता, वो रिपेयर हो जाता है जो भी डैमेज होता है। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती हैं वो शदीद होती हैं और वो कई महीनों तक चलती हैं। ठीक है, इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। आमतौर पर जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हैं वो 3 माह से 2 साल तक के अरसे तक रहती हैं और इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें कफ, खांसी, मिल्ड वीजिंग, फीवर, बुखार, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, इसमें खांसी होती है, सांस लेने में तंगी होती है और बुखार होता है सर्दी के साथ। इसके अलावा इसमें जो है वो सांस लेने में भी तंगी होती है, स्पेशली जब आप कोई हार्ड जॉब कर रहे हो। हार्ड जॉब क्या होती है? जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप भाग रहे होते हैं, उसको हार्ड जॉब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है निमोनिया। हमने पहले ब्रोंकाइटिस को पढ़ा, अब सेकंड डिसऑर्डर क्या है? निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। निमोनिया जो है वो लंग्स का इन्फेक्शन है। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स, अगर ये इन्फेक्शन जो है वो दोनों लंग्स में होता है तो इसको डबल निमोनिया कहते हैं, और अगर सिंगल में होगा तो निमोनिया कहलाता है। निमोनिया किन वजूहत की वजह से होता है? निमोनिया एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। ठीक है, निमोनिया की रीज़न क्या है? निमोनिया एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई।
सम वायरल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू द निमोनिया। कुछ वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया होता है। इसके कॉजेटिव एजेंट्स जब इंटर कर जाते हैं एल्वियोलाई के अंदर, यानी जैसे हमने कहा कि बैक्टीरिया की वजह से जो है वो निमोनिया होता है, जब बैक्टीरिया जो है एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है तो एल्वियोलाई के अंदर वो सेटल हो जाता है, वहाँ पे एडजस्ट कर लेता है खुद को। जब बैक्टीरिया जो है वो एल्वियोलाई में एडजस्ट हो जाता है तो वो वहाँ पे ग्रो करता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो करेगा। ग्रो करने के साथ साथ वो लंग्स की जो टिश्यूज़ हैं उनको ब्रेक करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब ये एरिया जो है वो फिल्ड हो जाता है फ्लूइड के साथ तो वो पस बन जाती है। यानी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया टिश्यूज़ के को ब्रेक डाउन करता रहता है, तोड़ता रहता है। जो टिश्यूज़ टूटते हैं या वहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि डिफेंड कर रहे होते हैं बॉडी को, तो वो किल हो जाते हैं और किल होने के बाद वो एक पस बना देते हैं। ठीक है, ये पस जो है वो फिर आपको खांसी के ज़रिए भी आती है बाहर। ठीक है, सांस लेने में भी मसला होता है। जैसे यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि जितनी भी ब्रोंक्यूल्स हैं वो सारी एंड पे इकट्ठी होकर जो है वो एक क्लस्टर बना देती हैं, बंच बना देती हैं ग्रेप्स की तरह। ये एल्वियोलाई कहलाता है। ये इसका इमेज जो है वो माइक्रोस्कोपिक इमेज है, बड़ा करके उन्होंने दिखाया हुआ है जूम करके। तो ये जो है वो नॉर्मल एल्वियोलाई है। जब नमूनिया होता है तो इन एल्वियोलाई में इस तरह से येलो कलर का एक लिक्विड इकट्ठा हो जाता है जिसको हम पस कहते हैं। अब ये पस किससे बनती है? लंग्स के टिश्यूज से। लंग्स के जो डैमेज टिश्यूज़ हैं वो पस बना देते हैं फिर टूटने के बाद। तो इसी तरह सिम्टम्स क्या हैं नमूनिया के? नमूनिया के सिम्टम्स ये हैं कि आपको सर्दी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, शिवरिंग, कांपना एंड अ कफ विद स्पटम प्रोडक्शन। ठीक है, और एक खांसी होती है जिसके साथ बलगम प्रोड्यूस होती है। यानी यही जो हमने पढ़ा कि पस बनती है, ये पस जो है फिर खांसी के ज़रिए जो है वो आपकी लंग से रिलीज़ होती है। पेशेंट को जो है वो सांस लेने में तंगी होती है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। पेशेंट की जो स्किन कलर है वो भी चेंज हो जाता है, बिकम डस्की आर पर्पलिश। ठीक है, जो पेशेंट जो मरीज़ होगा निमोनिया का, उसका जो स्किन कलर है वो डस्की या फिर पर्पलिश कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? कलर चेंज क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि जब वहाँ पे पस इकट्ठी हो गई है तो एल्वियोलाई में ही गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। वहाँ पे पस इकट्ठी हो जाने की वजह से एल्वियोलाई गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं होती। जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपकी पूरी बॉडी को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबल ना होने की वजह से जो है वो फिर इंसान का जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? निमोनिया को कैसे ट्रीट किया जाता है? वैक्सीन अवेलेबल है निमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए। उस वैक्सीन किसके लिए? जो स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई की वजह से निमोनिया होता है, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है निमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है एस्थमा। एस्थमा को हम उर्दू में कहते हैं दमा, दमे की बीमारी। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एस्थमा एलर्जी की एक किस्म है इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। एस्थमा भी एक एलर्जी है, एलर्जी की एक किस्म है जिसके अंदर जो ब्रोंकाई हैं वो स्वेल हो जाते हैं, ब्रोंकाई में सोजिश हो जाती है। सोजिश होने की वजह से वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे ब्रोंकाई की स्वेलिंग की वजह से ही जो हवा का रास्ता है वो तंग हो जाता है, हवा को गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती। एस्थमा का जो पेशेंट होता है उसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं मुख्तलिफ एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या हैं? वो फैक्टर जो कि एलर्जी काज करते हैं। कौन से फैक्टर एलर्जी काज करते हैं? फॉर एग्जांपल डस्ट, गर्दो गुबार, स्मोक, धुआं, ठीक है, परफ्यूम और पोलन्स। पोलन्स क्या होते हैं? जो फ्लावर्स के ऊपर येलो कलर के जरदाने लगे होते हैं उनको पोलन्स कहते हैं। ठीक है, एस्थमा जो है वो एक एलर्जी की ही टाइप है और ये मुख्तलिफ एलर्जेंस की वजह से होती है। एस्थमा जो है, जब एस्थमा का जो पेशेंट है जब उसको कहीं भी एलर्जेंस का सामना होता है तो सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी अगर कहीं पे डस्ट है, आंधी आ रही है, उस आंधी में जो है वो कोई एस्थमा का पेशेंट बैठा हुआ है वहाँ पे, या फिर किसी एस्थमा के पेशेंट के पास आप परफ्यूम लगा के चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा है स्मेल के साथ रहती है ना, बहुत ज़्यादा हैवी परफ्यूम्स होती हैं, या कोई भी एस्थमा का पेशेंट है उसने फ्लावर को स्मेल किया, तो उस सूरत में जो उनके एयरवेज हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो फ़ौरन से जो है वो कंस्ट्रिक्शन शो करते हैं जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तंगी होती है, उसे कफ स्टार्ट हो जाती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पे ये अस्थमा के पेशेंट की दिखाई हुई है, देखें ये जो है ना वो ब्रोंकाइटिस की तरह की ही सिचुएशन है, ये नॉर्मल है ब्रोंकाई।
और यहाँ पे ये देखें ये अस्थमा के पेशेंट की है कि उसकी जो वॉल्स हैं वो स्वेल हो चुकी हैं, और ये देखें येलो कलर का जो लिक्विड है, ये म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा हो रहा है कि ये देखें फ्लॉट कर रहा है बाहर। यहाँ पे देखें यहाँ से म्यूकस कोई बाहर की तरफ मूव नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ये म्यूकस जो है वो फ्लॉट कर रहा है, और ये लाइनिंग जो है ये स्वेल हो चुकी है। और यहाँ से देखें तो ये मसल्स जो हैं यहाँ पे टाइट हो गए हैं, यहाँ पे देखें तो ये मसल्स जो हैं वो रिलैक्सड हैं। यहाँ पे जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसमें लंग्स के जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, ट्यूब जो होती है वो स्वेल कर जाती है, और म्यूकस एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ये सिम्टम्स हैं इसके, ठीक है। सिम्टम ऑफ द एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक शख्स से दूसरे शख्स में एस्थमा की जो इलामात हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। मेजर जो सिम्टम्स हैं जो हर एक में नज़र आती हैं वो मेजर ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में हर किसी को ही मसला होता है। वीजिंग, वीजिंग कहते हैं जब आप सांस लेते हैं ना तो उसमें सीटियों की तरह की आवाज़ आती है, सांस लेने के प्रोसेस के दौरान आपको आवाज़ आती है हर सांस के साथ। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, इसके अलावा खांसी होती है, और जो आपका चेस्ट है वो आपको जो है ना वो अकड़ा हुआ तनाव महसूस होता है चेस्ट में। एस्थमा की ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है? एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो केमिकल यूज़ किए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स जिनके अंदर पावर होती है कि वो ब्रोनक्यूल्स को जो है ना वो डायलेट कर सकें, ठीक है। द केमिकल विद द एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोनक्यूल्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। एस्थमा की ट्रीटमेंट में ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल को डायलेट कर सकें। ऐसी मेडिसिन जो हैं वो इन्हेलर्स के ज़रिए एस्थमा के पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। लंग्स कैंसर हमारा लास्ट डिसऑर्डर है, लंग्स कैंसर। लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन मतलब सेल्स की ऐसी तकसीम जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं, लंग्स के टिश्यूज़ के सेल्स की तकसीम होना शुरू हो जाती है, लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डिवाइड होते हैं और उनकी डिवीजन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसको लंग्स कैंसर कहते हैं। ये जो टिश्यूज़ डिवाइड होते हैं ये डिवाइड होने के बाद ट्यूमर्स बना देते हैं, जिसको हम आम जुबान में रसोलियाँ कहते हैं, ठीक है। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल, सेल बगैर किसी कंट्रोल के डिवाइड होते रहते हैं और ट्यूमर्स बना देते हैं, ठीक है। सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेंस टिश्यूज़ बियॉन्ड द लंग्स। जो सेलुलर ग्रोथ होती है वो जो लंग्स के टिश्यूज़ न्यू ग्रो कर रहे होते हैं वो उसको भी अटैक कर देती है, वो सेल जो है न्यू ग्रोथ भी नहीं होने देती सेल्स की। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं इसके वो भी यही हैं कि आपको सांस लेने में तंगी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, कफिंग खांसी होती है, और आपकी खांसी के साथ जो है वो लंग्स कैंसर का जो पेशेंट है उसकी खांसी के साथ ही जो है वो ब्लड रिलीज़ होता है, ठीक है। खांसी में ब्लड रिलीज़ होता है और वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है। लंग कैंसर के मरीज़ में कौन सी इलामात होंगी? जो लंग कैंसर का पेशेंट होता है उसे सांस लेने में तंगी होगी, खांसी के साथ जो है वो ब्लड रिलीज़ होगा, और उसका वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। लंग्स कैंसर होता क्यों है? लंग कैंसर की मेन जो वजूहात हैं वो है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कहते हैं ऐसे केमिकल जो कि कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर बनाते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन यानी ऐसे इन्फेक्शन जो कि वायरसेस की वजह से होते हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर की जो सबसे मेन वजह है वो स्मोकिंग है, सिगरेट नोशी। दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। जो नॉन स्मोकर हैं, ऐसे लोग जो सिगरेट नहीं पीते, उनमें लंग कैंसर के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू दोज विच आर स्मोकर्स। सिगरेट स्मोक कंटेन 50 नॉन कार्सिनोजिन। सिगरेट का जो स्मोक है, सिगरेट से जो धुआं निकलता है उसमें 50 ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको कार्सिनोजिन कहा जाता है, यानी 50 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर काज करते हैं। हमने स्मोकिंग पढ़ी तो उसमें एक टर्म होता है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। एक इंसान जो है वो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीने के दौरान जो है ना वो धुआं रिलीज़ करते हैं। वो धुआं जो है वो साथ बैठे हुए फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जब साथ सांस ले रहे होते हैं तो वो उनकी बॉडी के अंदर भी इंटर होता है। तो किसी भी दूसरे की स्मोकिंग का जो स्मोक है, ये किसी भी स्मोकर का जो स्मोक है वो आपकी बॉडी के अंदर जब इंटर कर रहा होता है तो उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। यानी आप सिगरेट तो नहीं पी रहे, लेकिन सिगरेट का जो धुआं है वो किसी ना किसी तरह आपकी बॉडी तक पहुंच रहा है और वो जाकर वहाँ पे आपकी बॉडी को डैमेज करता है, उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इट आल्सो काज अ लंग कैंसर। ये भी लंग कैंसर काज कर सकती है।
देन स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। सिगरेट को अगर आपने कभी देखा है तो सिगरेट के दो एंड्स होते हैं, एक तो वाइट कलर का एंड होता है और एक आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा होता है, स्किन कलर का होता है। तो वाइट कलर का जो होता है वो उसका बर्निंग एंड कहलाता है और जो स्किन कलर का येलोइश होता है वो फिल्टर एंड कहलाता है। तो बर्निंग एंड से जो धुआं निकल रहा होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है फिल्टर एंड से निकलने वाले धुएं के मुकाबले में, क्योंकि जो वाइट कलर का होता है उसके अंदर जो है वो टोबैको फिल किया हुआ होता है, वो टोबैको स्मोक होता है। स्टेज ऑफ लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर की फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि जो स्मॉल पार्ट है आपके लंग टिश्यू का वो डैमेज होता है, ट्यूमर जो है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है और वहाँ पे कोई भी मेटास्टेसिस नहीं होती, यानी सेल्स जो है वो खुद ब खुद डिवाइड नहीं होना स्टार्ट होते। सेकंड स्टेज ये होती है कि जब यही जो है वो 6 सेंटीमीटर तक पहुँचता है तो कुछ पार्ट्स में जो है वो मेटास्टेसिस फील होती है, यानी ये फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखें ये सिर्फ इसी पार्ट में ना, यहाँ पे अब ये यहाँ से आगे की तरफ फैलना स्टार्ट हो गया। फिर जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में देखें ये 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा के एरिया में कवर हो रहा है। ये यहाँ पे लंग से लेकर आपकी ये ब्रोंकाई से होता है वो ट्रेकिया तक पहुँच चुका है। फोर्थ स्टेज देखें तो यहाँ पे जो ट्यूमर है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल चुका है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी एक बॉडी पार्ट तक नहीं रहती है, यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी एक पार्ट में कैंसर हो गया तो ये कैंसर जो है वो तेज़ी से बॉडी के पूरे हिस्से में फैल जाता है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुँच जाता है। तो इसी वजह से जो है वो हमें लंग कैंसर से बचना चाहिए। किसी भी टाइप के कैंसर से जो है वो बचने के लिए अपने हिफाजती इकदाम करनी चाहिए। हमें प्रिवेंशन ऑफ लंग्स कैंसर क्या है, लंग कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर से बचाव के लिए जो हमारा पहला मकसद है, प्राइमरी गोल है, वो ये है कि तंबाकू को ख़त्म किया जाए, तंबाकू स्मोकिंग को ख़त्म किया जाए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने गवर्नमेंट से कहा भी है कि टोबैको की जो एडवर्टाइजिंग है उससे स्टॉप किया जाए, यानी इंसानों तक या जो हमारी नौजवान नस्ल है उस तक जो है वो तंबाकू को एडवर्टाइज ही ना किया जाए। ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।